हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से तैयारी कर लो चैनल में। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 10th की जो गद्य साहित्य का विकास है चैप्टर उसके बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों पूरी वीडियो के साथ बने रहिएगा। ये वीडियो गद्य साहित्य पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आधारित है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर आप बेल आइकन प्रेस करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो यहाँ डेली हिंदी साहित्य पर एक दो वीडियो अपलोड होती हैं तो वो आपको देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा दोस्तों चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ आपको बहुत सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी, जैसे कि 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज, 100 महत्वपूर्ण, 250 महत्वपूर्ण, 50 महत्वपूर्ण और प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएंगे। इसके अलावा यूजीसी नेट की कंप्लीट क्लास भी वहां आपको मिल जाएगी। तो शुरुआत करते हैं एनसीईआरटी क्लास 10th हिंदी गद्य साहित्य के विकास पर आधारित यह प्रश्नोत्तरी है। तो पहला प्रश्न देखेंगे, गद्य का अर्थ लिखिए। तो यहां उत्तर है, गद्य हमारे दैनिक जीवन में प्रयुक्त होने वाली भाषा का नाम है। इसकी विषय वस्तु हमारी बोध वृत्ति पर आधारित होती है तथा इसमें किसी विषय को विस्तार से कहने की प्रवृत्ति या भावना होती है। गद्य वास्तविकता और व्यवहारिकता से ओतप्रोत होता है। तो यह थी हमारी गद्य की परिभाषा। गद्य और पद्य काव्य में अंतर बताइए। गद्य हो गया और पद्य हो गया। तो गद्य मस्तिष्क के तर्क प्रधान चिंतन की उपज होता है और छंदबद्ध भावपूर्ण तथा ओजयुक्त रचनाएं काव्य कहलाती हैं। गद्य में विस्तार, वास्तविकता तथा व्यवहारिकता अधिक होती है, जबकि काव्य में संकेत रूप में बात कही जाती है। इसमें काल्पनिकता का प्राधान्य होता है। गद्य का प्रथम विकास किस रूप में होता है? इसका उत्तर है, गद्य का प्रथम विकास सामान्य बोलचाल की भाषा के रूप में होता है। प्रश्न है, भाषा रूपों के विकास की दृष्टि से गद्य की कितनी कोटियां उपलब्ध हैं? उत्तर है, भाषा रूपों के विकास की दृष्टि से गद्य की 4 कोटियां उपलब्ध हैं। पहला है वर्णनात्मक, दूसरा विवेचनात्मक, तीसरा भावात्मक और चौथा विवरणात्मक। तो दोस्तों वर्णनात्मक, विवेचनात्मक, भावात्मक, विवरणात्मक ये गद्य की 4 कोटियां हैं जो कि उपलब्ध हैं। प्रश्न है, सृजनात्मक तथा उपयोगी गद्य की एक एक विधान का नाम लिखिए। उत्तर है, पहला सृजनात्मक गद्य विधा निबंध तथा उपयोगी गद्य विधा विज्ञान परक लेखन। प्रश्न है, गद्य का महत्व समझाइए। गद्य का क्या महत्व है? उत्तर है, गद्य के द्वारा हम अपने विचारों या भावों को सरल या सहज भाषा के रूप में अभिव्यक्त कर सकते हैं। ज्ञान विज्ञान आदि सभी क्षेत्रों की सफल, सरल और बोधगम्य अभिव्यक्ति का माध्यम गद्य ही है। अगला प्रश्न है, हिंदी खड़ी बोली गद्य का आविर्भाव किस शताब्दी में हुआ? हिंदी खड़ी बोली गद्य का आविर्भाव। उत्तर है, हिंदी खड़ी बोली गद्य का आविर्भाव 19वीं शताब्दी के नवजागरण काल में हुआ। प्रश्न है, हिंदी गद्य के प्राचीनतम प्रयोग किस भाषा में मिलते हैं? उत्तर है, हिंदी गद्य के प्राचीनतम प्रयोग राजस्थानी और ब्रज भाषा में मिलते हैं। प्रश्न है, प्राचीन राजस्थानी गद्य कब और किन रूपों में मिलता है? फिर दूसरा प्रश्न है इसी में, राजस्थानी गद्य हमें किस प्रकार की रचनाओं में देखने को मिलता है? तो इन दोनों प्रश्नों का जो उत्तर है, प्रश्न एक ही है, बोलने का तरीका अलग है। तो उत्तर है, राजस्थानी गद्य हमें
10वीं शताब्दी के दान पत्रों, पट्टे, परवानों, टीकाओं व अनुवाद ग्रंथों को रूप में देखने को मिलता है। प्रश्न है, ब्रजभाषा गद्य का सूत्रपात किस वर्ष के आसपास हुआ? उत्तर है, ब्रजभाषा गद्य का सूत्रपात संवत 1400 सन 1343 ईस्वी के आसपास हुआ। प्रश्न है, ब्रजभाषा गद्य के दो प्रसिद्ध लेखकों के नाम बताइए। ब्रजभाषा गद्य के दो प्रसिद्ध लेखकों के नाम, या प्रश्न है, ब्रजभाषा गद्य के दो प्रमुख लेखक तथा उनकी एक एक रचना का नाम लिखिए। उत्तर है, पहले हैं गोस्वामी विट्ठलनाथ। गोस्वामी विट्ठलनाथ रचना है इनकी श्रृंगार रस मंडन, और दूसरे लेखक हैं गोकुलनाथ, इनकी रचना है 84 वैष्णवन की वार्ता और 200 वैष्णवन की वार्ता। विट्ठलनाथ और गोकुलनाथ। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली गद्य के प्रथम दर्शन किस ग्रंथ में होते हैं? या खड़ी बोली गद्य के प्रथम लेखक और उसकी प्रथम रचना का नाम लिखिए। उत्तर है, खड़ी बोली गद्य के प्रथम दर्शन कवि गंग द्वारा लिखित चंद छंद वर्णन की महिमा नामक ग्रंथ में होते हैं। अतः कवि गंग को खड़ी बोली गद्य का प्रथम लेखक और उनकी रचना चंद छंद वर्णन की महिमा को खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना माना जाना चाहिए। कुछ विद्वान जटमल कृत गोरा बादल की कथा को खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना मानते हैं। तो यहां पे क्लियर हो गया। प्रश्न है, कवि गंग किसके दरबारी कवि थे? कवि गंग किसके दरबार में कवि थे? उत्तर है, कवि गंग अकबर के दरबारी कवि थे। अगला प्रश्न है, भारतेंदु युग से पूर्व खड़ी बोली गद्य के प्रथम 4 उन्नायकों के नाम, उनकी एक एक रचना एवं उनकी कृतियों का रचना काल बताइए। उत्तर है, भारतेंदु युग से पूर्व खड़ी बोली हिंदी गद्य के प्रारंभिक 4 उन्नायकों के नाम और उनकी रचनाएं कुछ इस प्रकार हैं। पहला, मुंशी इंशा अल्लाह खां, रचना है रानी केतकी की कहानी। दूसरा, सदा सुखलाल, रचना है सुख सागर। तीसरा, सदल मिश्र, रचना है नासिके तोपाख्यान। और चौथा है लल्लू लाल, रचना है प्रेम सागर। इन सभी कृतियों का रचना काल सन 1803 ईस्वी के आसपास है। अगला प्रश्न है, सदल मिश्र और इंशा अल्लाह खां की शैली का अंतर बताइए। दोनों की शैली में क्या अंतर था? उत्तर है, सदल मिश्र की भाषा में पूर्वी क्षेत्र के शब्दों के प्रयोग अधिक हुए हैं, जबकि इंशा अल्लाह खां की भाषा में ठेठ खड़ी बोली के दर्शन होते हैं। अगला प्रश्न है, लल्लू लाल और इंशा अल्लाह खां की भाषा में क्या मुख्य अंतर है? उत्तर है, लल्लू लाल की भाषा पर ब्रज भाषा का प्रभाव है, जबकि इंशा अल्लाह खां की भाषा खड़ी बोली है जिसमें विदेशी, संस्कृत तथा ब्रज भाषा के शब्द नहीं हैं। प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस लेखक की भाषा को रंगीन और चुलबुली कहा है? रंगीन और चुलबुली। उत्तर है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इंशा अल्लाह खां की भाषा को रंगीन और चुलबुली कहा है। प्रश्न है, आर्य समाज का हिंदी गद्य के विकास में क्या योगदान है? उत्तर है, आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद ने अपने उपदेशों का प्रचार प्रसार हिंदी भाषा में ही किया था तथा अपने प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश,
की रचना भी हिंदी भाषा में ही की थी। वेदों के भाष्य भी उन्होंने हिंदी भाषा में ही लिखे तथा आर्य समाज के अनुयायियों को हिंदी भाषा का प्रयोग करने की शिक्षा दी। इस प्रकार आर्य समाज ने हिंदी गद्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगला प्रश्न है, हिंदी गद्य के प्रसार में ईसाई पादरियों का क्या योगदान रहा है? उत्तर है, ईसाई पादरियों ने अपने धर्म प्रचार के लिए जनसाधारण में प्रचलित खड़ी बोली को अपनाया और बाइबिल का हिंदी में अनुवाद कर उसे उत्तर भारत के विभिन्न स्थानों पर वितरित किया। इस प्रकार ईसाई धर्म के साथ साथ हिंदी भाषा के गद्य का प्रचार प्रसार भी होता रहा। प्रश्न है, भारतेंदु से पूर्व कौन से दो राजाओं ने हिंदी गद्य के विकास में योगदान दिया? भारतेंदु युग से पूर्व की बात है। या फिर राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद तथा राजा लक्ष्मण सिंह की भाषा शैली का अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, भारतेंदु युग से पूर्व राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने अरबी फारसी मिश्रित खड़ी बोली को तथा राजा लक्ष्मण सिंह ने ठेठ संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली को अपनाया। इन दोनों की भाषा शैली का यही मुख्य अंतर है। प्रश्न है, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की भाषा के क्या दोष थे? उत्तर है, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की भाषा पर अरबी फारसी का प्रभाव था। इसी को उनकी खड़ी बोली भाषा का दोष माना जाता है। प्रश्न है, राजा लक्ष्मण सिंह की भाषा का क्या रूप था? उत्तर है, राजा लक्ष्मण सिंह की भाषा संस्कृत निष्ठ थी। ये दैनिक प्रयोग में काम आने वाले अंग्रेजी व उर्दू के सामान्य शब्दों को भी हिंदी से दूर रखना चाहते थे। प्रश्न है, 20वीं शताब्दी में किस एक व्यक्ति ने हिंदी गद्य के निर्माण व प्रसार के लिए सर्वाधिक स्तुत्य कार्य किए हैं? किसने किए हैं? उत्तर है, 20वीं शताब्दी में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी गद्य के निर्माण व प्रसार के लिए सर्वाधिक स्तुत्य कार्य किए हैं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न है, हिंदी गद्य का वास्तविक इतिहास कब से आरंभ हुआ है? वास्तविक इतिहास। या फिर प्रश्न है, गद्य साहित्य का विविध रूपों में विकास किस काल में हुआ है? 2016 में यह प्रश्न पूछा गया था 10th के एनसीईआरटी में। उत्तर है, हिंदी गद्य का वास्तविक इतिहास भारतेंदु काल सन 1850 ईस्वी से आरंभ हुआ। प्रश्न है, भारतेंदु युग में किन गद्य विधाओं का विकास हुआ है? भारतेंदु युग में। उत्तर है, भारतेंदु युग में नाटक, निबंध, उपन्यास, कहानी, आलोचना आदि गद्य विधाओं का विकास हुआ है। प्रश्न है, भारतेंदु युग की भाषा की मुख्य विशेषता एक वाक्य में लिखिए। उत्तर है, संस्कृत के सरल शब्दों, प्रचलित विदेशी शब्दों, लोकोक्तियों तथा मुहावरों के प्रयोग से भारतेंदु युग की भाषा में सजीवता आ गई थी। प्रश्न है, भारतेंदु युग का काल निर्धारण कीजिए। उत्तर है, हिंदी गद्य के विकास में सन 1850 से लेकर के 1900 ईस्वी तक का समय भारतेंदु युग कहलाता है। 1850 से 1900 ईस्वी तक। प्रश्न है, आधुनिक हिंदी निर्माताओं की वृहत त्रयी में किन लेखकों को गिना जाता है? उत्तर है, आधुनिक हिंदी निर्माताओं की वृहत त्रयी में भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र की गणना की जाती है।
तो त्रयी पर आधारित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो किसी दिन हम इन त्रयियों पर भी एक पर्सनल वीडियो लेकर आते हैं। अगला प्रश्न है, भारतेंदु युग के प्रमुख गद्यकारों, भारतेंदु युग के प्रमुख गद्यकारों के नाम लिखिए। या फिर प्रश्न है, 19वीं शताब्दी के 2 प्रमुख गद्य लेखकों के नाम लिखिए। या प्रश्न है, भारतेंदु युग के 2 प्रमुख लेखकों के नाम लिखिए। या प्रश्न है, भारतेंदु युग के किसी एक लेखक का नाम लिखिए। ये 2015 में प्रश्न पूछा गया था। उत्तर है, भारतेंदु युग के प्रमुख गद्यकारों में भारतेंदु के अतिरिक्त, भारतेंदु हरिश्चंद्र के अतिरिक्त श्रीनिवास दास, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, राधा कृष्ण दास, कार्तिक प्रसाद खत्री, राधाचरण गोस्वामी तथा बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के नाम प्रमुख हैं। प्रश्न है, भारतेंदु युग के गद्य की 2 मुख्य विशेषताएं बताइए। उत्तर है, भारतेंदु युग के गद्य की 2 मुख्य विशेषताएं निम्नवत हैं। पहली, इस युग में हिंदी गद्य का स्वरूप निर्धारित हुआ था। दूसरा, इस युग के लेखकों में अपनी भाषा, जाति और राष्ट्र के उत्थान के लिए गहरी समर्पण भावना थी। प्रश्न है, द्विवेदी युग में गद्य के किन किन रूपों का विकास हुआ है। द्विवेदी युग की बात हो रही है, तो उत्तर है, द्विवेदी युग में गद्य के रूपों निबंध, कहानी, उपन्यास तथा नाटक का विकास हुआ है। प्रश्न है, द्विवेदी युग की 2 मुख्य विशेषताएं बताइए। द्विवेदी युग है, उसकी 2 मुख्य विशेषताएं। उत्तर है, पहली विशेषता है भाषा संस्कार तथा दूसरी विशेषता है गद्य के विविध रूपों और शैलियों का विकास। द्विवेदी युग की 2 मुख्य विशेषताएं हैं। प्रश्न है, हिंदी साहित्य का प्रचार और सेवा करने वाली 2 संस्थाओं के नाम लिखिए। संस्थाओं के नाम लिखने हैं, हिंदी साहित्य का प्रचार करने वाली। उत्तर है, हिंदी साहित्य का प्रचार और सेवा करने वाली 2 संस्थाओं के नाम निम्नवत हैं। पहली संस्था है नागरी प्रचारिणी सभा काशी और दूसरी सभा है हिंदी साहित्य सम्मेलन इलाहाबाद। प्रश्न है, उपन्यास और कहानी के क्षेत्र में प्रेमचंद का उत्तराधिकार जिन लेखकों ने सफलतापूर्वक वहन किया, उनमें से 2 लेखकों के नाम लिखिए। उत्तर है, उपन्यास और कहानी के क्षेत्र में प्रेमचंद का उत्तराधिकार वहन करने वाले लेखक हैं, पहले हैं जैनेन्द्र कुमार और दूसरे हैं आचार्य चतुरसेन शास्त्री। प्रश्न है, द्विवेदी युग के प्रमुख गद्य लेखकों के नाम लिखिए। या प्रश्न है, द्विवेदी युग के 2 महत्वपूर्ण लेखकों के नाम लिखिए। 2009 में पूछा गया प्रश्न है। उत्तर है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, अध्यापक पूर्ण सिंह, पद्म सिंह शर्मा, श्याम सुंदर दास तथा आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्विवेदी युग के प्रमुख गद्य लेखक अथवा साहित्यकार हैं। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग के 3 प्रसिद्ध आलोचकों अथवा साहित्य इतिहास लेखकों के नाम लिखिए। उत्तर है, द्विवेदी युग के 3 प्रसिद्ध आलोचकों अथवा साहित्य इतिहास लेखकों के नाम इस प्रकार हैं। पहला पद्म सिंह शर्मा, दूसरा श्याम सुंदर दास तथा तीसरे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न है, हिंदी के किसी एक युग प्रवर्तक आलोचक का नाम लिखिए। या प्रश्न है, किसी एक प्रसिद्ध आलोचक का नाम लिखिए। 2014 में प्रश्न पूछा गया है। उत्तर है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी के युग प्रवर्तक आलोचक हैं। प्रश्न है, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी
किस युग के प्रमुख साहित्यकार हैं? उत्तर है श्री बख्शी द्विवेदी युग के प्रमुख साहित्यकार हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी आलोचना का उत्कर्ष कब से माना जाता है? उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आलोचनात्मक कृतियों के प्रकाशन से हिंदी आलोचना का उत्कर्ष माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आलोचनात्मक कृतियों से। प्रश्न है, आलोचना द्वारा गद्य साहित्य को नई दिशा किस लेखक ने प्रदान की है? उत्तर है आलोचना द्वारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गद्य साहित्य को एक नई दिशा प्रदान की है। अगर आलोचना की बात होती है तो आलोचना की शुरुआत रामचंद्र शुक्ल ने की है। प्रश्न है, द्विवेदी युग की कालावधि लिखिए। उत्तर है द्विवेदी युग की कालावधि सन 1900 से लेकर के 1920 ईस्वी तक है। कालावधि का यह निर्धारण सरस्वती पत्रिका की प्रमुखता के आधार पर किया गया है। प्रश्न है, आलोचना के अतिरिक्त शुक्ल जी किस विधा लेखन के लिए जाने जाते हैं? आलोचना के अलावा किस विधा के लिए रामचंद्र शुक्ल जाने जाते हैं? उत्तर है आलोचना के अतिरिक्त रामचंद्र शुक्ल जी निबंध और इतिहास लेखन के लिए भी जाने जाते हैं। प्रश्न है, शुक्ल जी की भाषा शैली की दो विशेषताएं लिखिए। उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की भाषा शैली गठी हुई है, जिसमें शब्दों के साथ साथ वाक्य भी गुथे रहते हैं। शब्दों के साथ साथ वाक्य भी उनमें गुथे रहते हैं। दूसरा है शुक्ल जी की भाषा प्रांजल और शैली सामासिक है। प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल की गद्य की दो विधाओं में सर्वाधिक प्रसिद्धि गद्य की किन दो विधाओं में सर्वाधिक प्रसिद्धि है? या प्रश्न है रामचंद्र शुक्ल को गद्य की किन दो विधाओं के लेखन में सर्वाधिक सफलता मिली है? तो इसका उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो गद्य की विधाएं हैं वो है आलोचना और निबंध नामक गद्य की दो विधाओं में सर्वाधिक प्रसिद्धि प्राप्त है और इन्हीं दो विधाओं के लेखन में उन्हें सर्वाधिक सफलता भी मिली है। कौन सी? आलोचना और निबंध। प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल के दो आलोचना ग्रंथों के नाम लिखिए। उत्तर है रसमीमांसा पहला और दूसरा है चिंतामणि। रामचंद्र शुक्ल की दो आलोचना ग्रंथों के नाम हैं रसमीमांसा और चिंतामणि। प्रश्न है, शुक्ल युग के दो प्रमुख हिंदी साहित्य के इतिहासकारों के नाम लिखिए। या प्रश्न है, शुक्ल युग के दो प्रमुख गद्य लेखकों के नाम लिखिए। 2010 और 2015 में पूछा गया प्रश्न है। या प्रश्न है, शुक्ल युग के दो समालोचना एवं इतिहास लेखकों के नाम लिखिए। तो दोस्तों ये प्रश्न तो एक ही हैं पर पूछने का तरीका अलग है। फिर या प्रश्न है, शुक्ल पक्ष के दो प्रमुख लेखकों अथवा निबंधकारों के नाम लिखिए। या प्रश्न है, शुक्ल युग के सशक्त आलोचक एवं निबंधकार का नाम लिखिए। 2012 में पूछा गया प्रश्न है। तो इन सभी का उत्तर है शुक्ल युग के दो प्रमुख लेखक निम्नवत हैं। पहले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल और दूसरे बाबू गुलाब राय, इतिहासकार निबंधकार हैं। प्रश्न है, शुक्लोत्तर युग के दो प्रमुख गद्य लेखकों के नाम लिखिए। या प्रश्न है, शुक्लोत्तर युग के दो प्रमुख गद्य लेखकों के नाम एवं उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। या प्रश्न है, शुक्लोत्तर युग के किसी एक साहित्यकार का नाम लिखिए। तो इनका उत्तर है, पहला है डॉक्टर नगेंद्र, जिनकी कृति है विचार और अनुभूति, अनुसंधान और आलोचना, आस्था के चरण।
अप्रवासी की यात्राएं आदि। ये डॉक्टर नगेंद्र की कृतियां हैं। दूसरे हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, जिनकी कृतियां हैं अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह और पुनर्नवा आदि। प्रश्न है शुक्ल युग के दो प्रसिद्ध कहानी लेखकों के नाम लिखिए। या प्रश्न है शुक्ल युग के किसी एक प्रसिद्ध कहानीकार का नाम लिखिए। 2013 में पूछा गया प्रश्न है। उत्तर है शुक्ल युग के दो प्रसिद्ध कहानी लेखक हैं। कौन से हैं? पहला है भगवती चरण वर्मा और दूसरे हैं आचार्य चतुरसेन शास्त्री, प्रसिद्ध कहानीकार। प्रश्न है शुक्लोत्तर युग के किन्हीं दो प्रमुख हिंदी आलोचकों के नाम लिखिए। शुक्लोत्तर युग के प्रश्न पूछा गया है 2011 और 14 में। उत्तर है शुक्लोत्तर युग के दो प्रमुख हिंदी आलोचकों के नाम निम्नवत हैं। पहला है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी तथा दूसरे हैं पंडित नंद दुलारे वाजपेयी। प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद के किन्हीं दो साहित्य इतिहास लेखकों के नाम लिखिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद। या प्रश्न है आलोचक और इतिहास लेखन के क्षेत्र में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद किन साहित्यकारों ने सराहनीय कार्य किया, उनके नाम बताइए। इनका उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के पश्चात शुक्लोत्तर युग, पश्चात को शुक्लोत्तर युग कहते थे, आलोचना और इतिहास लेखन के क्षेत्र में कार्य करने वाले साहित्यकारों के नाम कुछ इस प्रकार हैं। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर राम कुमार वर्मा आदि। प्रश्न है शुक्लोत्तर युग की समय सीमा बताइए। 2012 और 13 में पूछा गया प्रश्न है। उत्तर है शुक्ल युग के पश्चात यानी सन 1938 से सन 1980 के काल को शुक्लोत्तर युग कहा जाता है। प्रश्न है हिंदी साहित्य के इतिहास और समालोचना के क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने वाले किन्हीं दो लेखकों के नाम लिखिए। या प्रश्न है आधुनिक हिंदी साहित्य के दो प्रमुख आलोचकों के नाम लिखिए। 2012 में पूछा गया प्रश्न है। उत्तर है पहले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल और दूसरे हैं श्याम सुंदर दास और तीसरे हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न है प्रेमचंद के समकालीन किन्हीं दो लेखकों के नाम बताइए। प्रेमचंद के समकालीन। उत्तर है प्रेमचंद के समकालीन दो लेखकों के नाम, पहले लेखक हैं श्री जयशंकर प्रसाद तथा दूसरे हैं श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। प्रश्न है छायावादी युग के गद्य साहित्य की किन्हीं चार विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। किन्हीं चार विशेषताओं का। तो उत्तर देख लेते हैं। छायावादी युग के गद्य साहित्य की विशेषताएं निम्नवत हैं। पहला प्रतीकात्मकता, दूसरा लाक्षणिकता, तीसरा अलंकारिकता और चौथा वक्रता। अगला प्रश्न है छायावादी युग के दो साहित्यकारों के नाम लिखिए। या प्रश्न है किन्हीं दो छायावादी लेखकों तथा उनकी एक एक रचना का नाम लिखिए। 2009 और 2012 में पूछा गया प्रश्न है। उत्तर है पहला जयशंकर प्रसाद चंद्रगुप्त, दूसरा महादेवी वर्मा स्मृति की रेखाएं। चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद का और स्मृति की रेखाएं महादेवी वर्मा की। प्रश्न है छायावादोत्तर युग के किसी एक प्रमुख कवि और गद्य लेखक का नाम लिखिए। उसकी एक काव्य तथा एक गद्य रचना का नाम भी लिखिए। तो उत्तर है लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर, काव्य रचना है कुरुक्षेत्र,
गद्य रचना है अर्धनारीश्वर, जो कि निबंध है। इसे उपन्यास मत समझिएगा, निबंध है अर्धनारीश्वर। प्रश्न है, शुक्लोत्तर युग की दो प्रमुख विशेषताएं संक्षेप में लिखिए। शुक्लोत्तर युग की, या फिर प्रश्न है, शुक्लोत्तर युग के साहित्य की किन्हीं दो प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। उत्तर है, पहली विशेषता है, शुक्लोत्तर युग का साहित्य मार्क्सवादी विचारधारा से अनुप्राणित है। दूसरा, शुक्लोत्तर युग का गद्य सहज, व्यावहारिक, सामाजिक, प्रवाहपूर्ण, विचारशीलता और विषय वैविध्य से ओतप्रोत है। प्रश्न है, उस लेखिका का नाम बताइए जिसको आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है। उनकी किन्हीं दो गद्य रचनाओं के नाम निर्दिष्ट कीजिए। उत्तर है, छायावादी युग की सुप्रसिद्ध लेखिका महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है। उनकी दो गद्य रचनाएं हैं, पहली पथ के साथी और दूसरी है स्मृति की रेखाएं। प्रश्न है, प्रगतिवादी युग के गद्य की दो प्रमुख विशेषताएं बताइए। उत्तर है, प्रगतिवादी युग में सहज, व्यावहारिक और अलंकार विहीन गद्य की रचना हुई है। प्रगतिवादी युग में भावुकतापूर्ण अभिव्यक्ति का स्थान सहेज और चुटीली उक्तियों से युक्त रचनाओं ने ले लिया है। प्रश्न है, हिंदी के दो प्रगतिवादी लेखकों के नाम लिखिए। हिंदी के दो प्रगतिवादी लेखकों के नाम, या प्रश्न है, प्रगतिवादी युग के लेखकों में से किसी एक लेखक का नामोल्लेख कीजिए। उत्तर है, हिंदी के दो प्रगतिवादी लेखक हैं, पहले डॉक्टर रामविलास शर्मा और दूसरे हैं शिवदान सिंह चौहान। प्रश्न है, प्रगतिवादी युग की किन्हीं दो साहित्यिक रचनाओं और उनके लेखकों के नाम लिखिए। दो साहित्यिक रचनाओं और उनके लेखकों के। उत्तर है, प्रगतिवादी युग में लिखी गई दो साहित्यिक रचनाओं के नाम कुछ इस प्रकार हैं। पहला, रतिनाथ की चाची, लेखक हैं वैद्यनाथ मिश्र, प्रसिद्ध नाम इनका है नागार्जुन। दूसरे हैं मैला आंचल, लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी तथा विनय मोहन शर्मा किस काल के लेखक थे। उत्तर है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी तथा विनय मोहन शर्मा छायावादोत्तर काल के लेखक थे। अगला प्रश्न है, हिंदी गद्य की प्रमुख विधाओं के, हिंदी गद्य की प्रमुख विधाओं के नाम बताइए। या प्रश्न है, हिंदी गद्य की किन्हीं चार विधाओं के नाम लिखिए। या प्रश्न है, हिंदी गद्य की किन्हीं दो विधाओं के नाम लिखिए। तो उत्तर है, हिंदी गद्य की प्रमुख विधाएं कुछ इस प्रकार हैं, निबंध, नाटक, उपन्यास, कहानी तथा आलोचना। अगला प्रश्न है, हिंदी गद्य की किन्हीं दो नवीन विधाओं के नाम लिखिए। उत्तर है, हिंदी गद्य की दो नवीन विधाएं कुछ इस प्रकार हैं, पहला डायरी तथा रिपोर्ताज। अगला प्रश्न है, हिंदी गद्य काव्य लेखकों में से किन्हीं दो लेखकों के नाम लिखिए। उत्तर है, पहले हैं वियोगी हरि तथा दूसरे राय कृष्णदास, हिंदी के दो गद्य काव्य लेखक हैं। प्रश्न है, रानी केतकी की कहानी और कलम का सिपाही के लेखकों के नाम लिखिए। या प्रश्न है, कलम का सिपाही नामक कृति के लेखक का नाम लिखिए। 2011 में पूछा गया प्रश्न है। उत्तर है, रानी केतकी की कहानी के लेखक मुंशी इंशा अल्लाह खां हैं।
व कलम का सिपाही के लेखक हैं अमृत राय। प्रश्न है, आवारा मसीहा किस विधा की रचना है? 2016 में पूछा गया प्रश्न है, जीवनी है, जीवनी विधा की। प्रश्न है, हिंदी गद्य की किन्हीं 4 प्रमुख विधाओं का उल्लेख करते हुए इनके प्रतिनिधि लेखकों का नाम उल्लेख कीजिए। उत्तर है, पहले हैं निबंधकार श्याम सुंदर दास रामचंद्र शुक्ल, राम वृक्ष बेनीपुरी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ये निबंध लेखक हैं। फिर है नाटककार हैं जयशंकर प्रसाद, वृंदावन लाल वर्मा, उपेंद्र नाथ अश्क, मोहन राकेश। तीसरे हैं कहानीकार हैं प्रेमचंद, जैनेन्द्र कुमार, यशपाल, जयशंकर प्रसाद। चौथे हैं उपन्यासकार में हैं प्रेमचंद, वृंदावन लाल वर्मा, किशोरी लाल गोस्वामी, आचार्य चतुरसेन शास्त्री। प्रश्न है, हिंदी के 2 महाकाव्यों के नाम लिखिए। उत्तर है, प्रश्न है, हिंदी के 2 महाकाव्यों और उनके लेखकों के नाम लिखिए। उत्तर है, हिंदी के 2 महाकाव्यों के नाम इस प्रकार हैं। पहले श्री रामचरितमानस और कामायनी। तो श्री रामचरितमानस के जो लेखक हैं उनका नाम है गोस्वामी तुलसीदास और कामायनी के लेखक हैं श्री जयशंकर प्रसाद। तो दोस्तों, यह थी एनसीईआरटी क्लास 10 की गद्य विधाओं पर आधारित थी। गद्य विधाओं का जो चैप्टर था उसको हमने कंप्लीट किया। बहुत सारे प्रश्न मिले। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगली वीडियो में मिलते हैं। इस वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।